भगवा को आतंक तक से जोड़ा गया कि ये आतंकवाद है। जी नहीं, दिघे साहब होते तो किसकी मजाल होती है ये सब कहने की, किसी की नहीं। दिघे साहब के सामने कोई सर उठाकर भी नहीं बात करता था, कोई भी नहीं। तो आज एक्चुअल में दिघे साहब की जरूरत थी, आज वो होनी चाहिए थी। तिरुपति बालाजी मंदिर में रिपोर्ट आई, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर सेड कि प्रीवियस गवर्नमेंट में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में ऑयल की जगह पे फिश ऑयल, बीफ ऑयल एंड लार्ड, पिग फैट का इस्तेमाल किया जा रहा था। थ्रू आउट द गवर्नमेंट तिरुपति बालाजी मंदिर में जितना भी प्रसाद बना है सब इन्हीं फैट से बना है, ऑयल से नहीं बना या घी से नहीं बना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से हम मिलाने वाले हैं जिनकी एक फिल्म आ रही है, लॉन्ग अवेटेड, जिसका पार्ट 1 महाराष्ट्र में ब्लॉकबस्टर था और पार्ट 2 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत बज़ है। और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वो फिल्म है जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र के इवन जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो अपना गुरु मानते हैं। और इसके ऊपर मीडिया में बाकी जगहों पे बहुत सारी डिस्कशंस और डिबेट्स हुई हैं। आज हमारे साथ हैं फिल्म फेयर अवार्ड मराठी के विनर, नेशनल अवार्ड के विनर प्रसाद ओक जी। स्वागत सर आपका आज के कार्यक्रम में। और लेट मी टेल यू, हमने जब आपका ये ट्रेलर देखा, मैं मराठी फिल्म्स नहीं देखता, लेकिन मैंने धर्मवीर पार्ट 1 देखी और सबटाइटल्स के साथ देखी, क्योंकि मुझे मराठी समझ में आती है जी। लेकिन आप कहते हैं ना कि 70-80% समझता हूँ, बट टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली आई हैड टू वॉच इट विद सबटाइटल्स। और वो फिल्म देखने के बाद नाउ आई एम वेटिंग फॉर धर्मवीर पार्ट 2। तो पहली बात तो ये बताइए कि ये जो आपने कैरेक्टर प्ले किया आनंद दिघे का जी, मतलब मैं आपको अगर कैमरे पे अभी देख रहा हूँ या हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स अगर आपका ट्रेलर देखेंगे जो कि होपफुली हम अपने इस प्रोग्राम में चलाएंगे भी जी, तो दे विल थिंक लाइक यार ये दो बिल्कुल अलग लोग हैं। ये प्रसाद ओक ने तो ये कैरेक्टर नहीं प्ले किया। हमारे संगठन का गुरूर है ये भगवा रंग, सनातन हिंदू धर्म का संस्कार है ये भगवा रंग, छत्रपति शिवराय का सपना था ये भगवा रंग, और राजनीतिक फायदे के लिए तुम लोगों ने बेच दिया ये भगवा रंग। तेरी लाल ही तो है, मुझे लगा मेरा भगवा होगा। भगवा नीले गगन में लहराया, हो आया रग रग में फिर हिंदुत्व जगाने। क्या है हिंदुत्व? बताइए क्या है हिंदुत्व? हिंदुओं की सारी जाति जमातियों ने बाहें खोलकर एक दूसरे से मिलने में है हिंदुत्व। संभाजी ना तू? हाँ साहब। तू धर्म बदल रहा है, तू धर्म बदल रहा है। अपने धर्म की इज्जत हमें ही रखनी पड़ेगी, वरना दूसरा कोई आके उसे उतार देगा। ए त्यागी चल निकल। त्यागी का रे? साहेब बोल साहेब। थाना में एक ही साहेब, दिघे साहेब। सावरकर समझने के लिए देशभक्त बनना पड़ेगा, किसी एक फैमिली का कुत्ता नहीं। नेता खुद के घर पे नहीं, लोगों के दर पे ही अच्छा लगता है, इसलिए घर छोड़ के लोगों के दर पर जाया करो। आनंद दिघे को मारो। पागल हो गया तू? उसको मारेगा कौन? 20 साल पहले इसी महाराष्ट्र में एक दाढ़ी वाला गाफिल था, पर जाते जाते दूसरे दाढ़ी वाले को सावधान कर गया। तुम्हारे और हिंदुत्व के बीच में अगर मैं भी आया तो मुझे हटाकर हिंदुत्व को गले लगाओ। ऐसा ये धर्म भी। जो सवाल सबकी जुबां पे है, पूछूं क्या? कौन सा सवाल? दिघे साहब की मृत्यु के बारे में। So how challenging it was for you to play this character? Yeah, it was very very challenging because मतलब वो सारी आउटर वाली चीज़ें तो है ही, मतलब वो गेटअप, वो दाढ़ी, वो वीक मूछे,
डेंजर, वो तो सारी चीज़ें है ही, लेकिन इस किरदार को निभाना, जिस आदमी को लोग भगवान मानते हैं, मतलब एक्चुअल भगवान मानते हैं, कई घरों में, मंदिरों में दिघे साहब की तस्वीर है भगवान के बाजू में, तो ऐसे इंसान को पर्दे पे साकार करना, वो कैरेक्टर, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज अगर कहीं छोटी सी भी गलती हो जाती है मुझसे, तो मतलब करियर ख़त्म हो सकता था मेरा, क्योंकि उन लोगों के फॉलोअर इतने हैं, दिघे साहब के लाखों करोड़ों फॉलोअर है, तो एक झटके से उन सारे लोगों के मन में से मैं उतर जाता था अगर मैं अच्छा काम नहीं करता था। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत सारा टेंशन था, और प्रॉब्लम ये था कि मैं पूना से हूँ, मुंबई आके मुझे 28 साल हो गए। मैं 97 को आया मुंबई, और उसके बाद 3-4 सालों में ही दिघे साहब गुजर गए, और उन 3-4 सालों में से मैंने एक भी बार उनको देखा नहीं, मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं। तो जिस आदमी को देखा ही नहीं है उसको परफॉर्म करना, आज वो नहीं है हमारे बीच, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और क्या है, वो जो इंसान था दिघे साहब, वो बहुत कम बात किया करते थे, भाषण तो कभी उन्होंने दिया ही नहीं, वो ऐसा नेता था कभी भाषण नहीं देता, काम बोलता था उसका। तो वो बोलते कैसे है, इसका कुछ वीडियो कोई अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, बस फोटोज ढेर सारे फोटोज हैं। तो मैंने फोटोज कलेक्ट किए हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास से, और मैं फोटोज ऑब्जर्व करके मेरे मन में एक छवि बनाई उनकी कि, और बहुत सारे लोग मुझे आकर अब मिले जिन्होंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया, तो उनकी तरफ से मुझे पता चला कि कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, कैसे गुस्सा होते थे, बच्चों के बीच कितने हैप्पी रहते थे, पेट्स के साथ कितने खुश रहते थे। ऐसी सारी चीज़ें बारीक लोगों से पता चली। वो सब सुन के, फोटोग्राफ्स देख के, जो कुछ 5-6 वीडियोज़ हैं उनके, वो देख के मैंने एक कैरेक्टर तैयार किया, डिज़ाइन तैयार किया, वो हमारे डायरेक्टर साहब को दिखाया, प्रवीण तरडे। फिर उनको जो खटका उन्होंने वो निकाल दिया, उनको जो अच्छा लगा वो मैंने डेवलप किया, और फिर वो कैरेक्टर पर्दे पे आया। हिंदुत्व लोडेड या भगवा लोडेड फिल्म है, डायलॉग्स भगवा लोडेड है। इवन ट्रेलर में भी जो पूरा एम्फेसिस है वो हमको दिखता है कि ट्रेलर में इट्स ऑल अबाउट भगवा। यस, भगवा के बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। लोग इसको अलग अलग चीज़ों से पॉलिटिकली एसोसिएट करके देखते हैं, इसको एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताते हैं कि ये कोई कल्चरल आइडियोलॉजी नहीं है, कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो आनंद दिघे साहब जो थे, उनके लिए भगवा का सिग्निफिकेंस क्या था, और आप जब वो रोल प्ले कर रहे थे तो व्हाट डिड यू फील, कि आप जो भगवा से कनेक्ट हुआ आपका या एम्फेसिस हुआ, वो पूरी जर्नी क्या थी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? भगवा ये तो अहम घटक है हमारी जिंदगी का, सालों से, मतलब पुराण से भी अब देखने जाए तो प्रभु श्री रामचंद्र का भी भगवा ही है, स्वामी विवेकानंद जी भी भगवा ही पहनते थे, पांडवों का था, पांडवों का भी भगवा ही है। उनके बाद हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका भी भगवा ही है। तो सालों से वो परंपरा भगवे की चलती आ रही है। तो अभी जो नाम लिए उनमें कहाँ पॉलिटिक्स है? प्रभु श्री राम वो तो भगवान है, छत्रपति शिवाजी महाराज वो तो राजा थे बहुत बड़े हमारे, पांडव राजर्षि थे। हाँ राजर्षि। तो इन सब में कहाँ है पॉलिटिक्स? ये तो भगवान है, ये तो हमारे श्रद्धा स्थान है, और वो सालों से चलता आ रहा है भगवान। कई लोगों ने उसको रंग दिया पॉलिटिकल। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, जो है चलते आ रहा है सालों से। माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का भी भगवा ही है, उनके ही फॉलोअर्स थे आनंद दिघे साहब, तो भगवा ही रहेगा, और क्या होगा। लेकिन ये जो भगवा आइडियोलॉजी है, आपने इसमें धर्मांतरण के ऊपर भी आपका एक, मैंने देखा ट्रेलर में एक सीन था कि मतलब तुम धर्मांतरण कर रहे हो, एक व्यक्ति विशेष को उन्होंने पूछा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो कि इलेक्शंस आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस हैं, तो
तो इस तरह की एक फिल्म लाई जा रही है कि एक भगवा विचारधारा है और एक जो धर्मांतरण का विरोध करने वाली जो विचारधारा है और एक डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी की बात जो करते हैं कि डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट एक चेंज नहीं होना चाहिए डेमोग्राफिक में, बिकॉज दैट क्रिएट्स टू अ लॉट ऑफ टेंशन। तो कहते हैं इस वजह से टू इन्फ्लुएंस इन द असेंबली इलेक्शंस दिस मूवी इज कमिंग आउट नाउ। सर देखो क्या है, फिल्म रिलीज होने वाली थी 9 अगस्त को। पहले उस वक्त महाराष्ट्र में बहुत बड़ी फ्लड आई। हमारे जो कई गांव है, कोल्हापुर, सातारा, ये सारे गांव फ्लड से भर चुके थे। लोगों के घर में इतना पानी था, लोग पानी में जी रहे थे, लोग घर तो पूरे डूब चुके थे पानी में। तो हमारे जो प्रोड्यूसर है मंगेश देसाई, उन्होंने बहुत सेंसिटिवली विचार किया कि इस वक्त फिल्म लाना अच्छी बात नहीं रहेगी। लोग इतने दुख में हैं, इतने हालातों में हैं, ऐसे हालातों में हैं, तो वो उनको संवारने के लिए टाइम देंगे या फिल्म देखेंगे? भले वो दिघे साहब के ऊपर की फिल्म हो, लेकिन ये वक्त अच्छा नहीं है, लोग दुख में हैं, यातनाओं में हैं। तो उन्होंने सेंसिबली ये डिसीजन लिया कि 9 अगस्त को नहीं लाते हैं फिल्म। फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया 27 सितंबर को और इलेक्शन पास आ गया। तो जस्ट कोइंसिडेंस। अभी मैं ये कितनी भी हम लोग बताए लोगों को तो ऐसा लगेगा नहीं इलेक्शन सामने रख तो अगस्त में आने वाली थी ना भाई, वो तो फ्लड की वजह से पोस्टपोन हुई और इलेक्शन सामने आ गए। ऐसा कुछ डेलिबरेटली नहीं किया है। ओके, आनंद दिघे का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है, आनंद दिघे वॉज नॉट वेरी मच नोन आउटसाइड महाराष्ट्र। या अब आप इस फिल्म को हिंदी में भी आप रिलीज कर रहे हैं जी, कि हिंदी की ऑडियंस भी जाने उनके बारे में। जी, इसको ये कहा जा रहा है कि आनंद दिघे, और ये माना जाता था बहुत सारे टीवी पे न्यूज़ चैनल्स के, आज के नहीं 2 साल 3 साल पुराने प्रोग्राम्स पड़े हुए मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स ने बोला कि अगर आनंद दिघे होते तो वो ही वुड हैव बीन द नेक्स्ट बाला साहब ठाकरे। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम किया गया है मेन स्ट्रीम में। डू यू ऑल्सो फील कि द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरह की उनकी विचारधारा थी, और वो बाला साहब ठाकरे को बोलते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे उनका पाँव धोते थे जा करके, बिल्कुल वैसा सीन है फिल्म में। ओके, बिल्कुल। और वो उनसे गुरु दीक्षा ली थी उन्होंने? जी बिल्कुल। गुरु मंत्र भी लिया था? जी बिल्कुल। अब पूरा गाना है गुरु पूर्णिमा का फिल्म में, धर्मवीर पार्ट 1 में। बाला साहब ठाकरे साहब के पाँव धोते थे, पोंछते थे, उनके ऊपर फूल अर्पण किया करते थे, पूरी प्रॉपर जैसे गुरु की पूजा वैसे पूजा करते थे। और वही परंपरा अभी के जो सिटिंग हमारे सीएम साहब हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने दिघे साहब के साथ की, क्योंकि वो दिघे साहब को गुरु मानते हैं, दिघे साहब बाला साहब को गुरु मानते हैं। तो ये जो बरसों से चली आई परंपरा है उसका जतन कर रहे हैं ये लोग। तो वैसे तो फिल्म में होता ही था, एक्चुअल में होता था गुरु पूर्णिमा के दिन। तो ये जो स्टेटमेंट है कि वो नेक्स्ट बाला साहब थे, इससे मैं थोड़ा इसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको एक इंसान गुरु मानता है वो उसकी जगह लेने की कैसे सोचेगा? बिल्कुल नहीं। शिंदे साहब के मन में ऐसा कभी आएगा कि मैं दिघे साहब होना चाहता हूं? नहीं, क्योंकि उनका स्थान बहुत ऊपर है, गुरु के स्थान पर है। दिघे साहब के मन में बाला साहब का भी वो स्थान था, शिंदे साहब के मन में दिघे साहब का भी वही स्थान है। तो ये इस स्टेटमेंट को कुछ बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज आपने 2 फिल्में कर ली, कहते हैं कि एक किरदार इंसान अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर प्ले कर ले तो वो उस किरदार की तरह सोचने भी लगता है, उस किरदार की तरह बातें भी करने लगता है, वो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। बिकॉज एक आर्टिस्ट उस कैरेक्टर में इतने लंबे समय तक रह गया है। आप एक्टर हैं, आप मुझे बेहतर बता पाएंगे कि ये कितना सही है कितना गलत है। बट आप जब आज देखते हैं कि आज की जो पॉलिटिक्स है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक टारगेटिंग होती है, आप कभी भी देख लें, हिंदुत्व से रिलेटेड या भगवा से जुड़े हुए किसी भी, हमारी कोई मान्यता हो, हमारा कोई विश्वास हो, हमारी आस्था का कोई विषय हो, उसकी टारगेटिंग जो है वो अब मल्टी फ्रंट पे होती है। पहले क्या था कि पहले एक लिमिटेड स्कोप था, सिर्फ प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस था, ज़्यादा स्कोप नहीं था।
मीडिया भी जो थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थी। दिघे साहब जब तक रहे तब तक कंट्रोल्ड मीडिया रही है इस देश में। तो अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अमेरिका में, यूके में, मिडिल ईस्ट में, इवन इंडिया में अलग अलग शहरों में लोग बैठ करके टारगेटिंग करते हैं, इस विचारधारा को टॉक्सिक बताते हैं और देश विरोधी बताते हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू देम? अगर आप दिघे साहब होते तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता आपके हिसाब से? किसके ऊपर? ये जो टारगेटिंग चल रही है एक आपके भगवा विचारधारा के खिलाफ कि सर दिघे साहब होते तो भगवा को आतंक तक से जोड़ा गया कि ये आतंकवाद है। जी नहीं, दिघे साहब होते तो किसकी मजाल होती है ये सब कहने की? किसी की नहीं। दिघे साहब के सामने कोई सर उठाकर भी नहीं बात करता था, कोई भी नहीं। तो आज एक्चुअल में दिघे साहब की ज़रूरत थी, आज वो होनी चाहिए थे। पिक्चर कुछ अलग दिखता था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं निगलेक्ट करता हूँ। जो टारगेट कर रहे हैं उनका काम है टारगेट करना, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना। मैं उसी के ऊपर ध्यान देता हूँ, मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। बट आप इस देश में, इस समाज में रहते हैं जी। आप एक एक्टर हैं। महाराष्ट्र में अभी तक आपको लोग देखते थे, अब पूरे देश में आपको लोग ये जो वर्जन आ रहा है आपका, चूंकि हिंदी में भी है, तो आज पूरे देश में आपको लोग देखने वाले हैं और लोग फॉलो करते हैं जी, लोग एक्सपेक्ट करते हैं जी। और हम मीडिया में भी बैठ के हम कई बार इस तरह के एक्टर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि एक आइडियल चीज़ें जो होती हैं कि आप कह कुछ रहे होते हैं बट आप प्रैक्टिस कुछ और कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। एंड नोबडी शुड बी लाइक कि बहुत टची नहीं होना चाहिए क्रिटिसिज्म से। अगर आपको प्रेज मिलता है तो आपको क्रिटिसिज्म भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज पर्सनल लाइफ और यू आर इन अ पब्लिक लाइफ जी। तो आप मुझे ये तो बताएं कि आप इस समाज का हिस्सा है, जब आप ये चीज़ें देखते हैं अपने इर्द गिर्द होते हुए, जब ये टारगेटिंग, हाउ डू यू फील एज अ पर्सन? आई फील बैड, ऑनेस्टली आई फील बैड। अच्छा नहीं है ये जो हो रहा है, जो टारगेट, और एक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट करते हैं ये लोग। क्योंकि एक्टर्स को फेस वैल्यू होती है, वो उनके फॉलोअर्स होते हैं। और क्या है कि सर एक्टर डायरेक्टर जो भी हमारी फैटर्निटी के लोग हैं वो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो फटाक से रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट के ऊपर और टारगेटिंग चालू होता है, फिर और ये रिएक्ट करते फिर और टारगेटिंग चालू, तो वो सिलसिला चालू ही रहता है। तो उससे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर सबसे अच्छा रेमेडी है कि निगलेक्ट करो, आगे जाओ, काम करो। जो काम अच्छा लगेगा वो फिल्म चलेगी, जो काम अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं चलेगी, सिंपल है। जैसे बाला साहब ने जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुंबई में मैच खेलना चाह रही थी, आपको याद होगा जी, और वो मैच पूरा शेड्यूल था, होने वाला था, बाला साहब ने बोला कि नहीं, आतंकवाद के साथ हमारे सैनिक भी मारेंगे, हमारे लोगों को भी मारेंगे, तो हम यहाँ मैच नहीं होने देंगे। और उन्होंने पिच जो है वो खोद दी थी। उस इंसिडेंस के बाद पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर्स फ्यूचर में कभी भी खेलना तो पहले जा करके बाला साहब के यहाँ हाजिरी लगाते थे, उनसे परमिशन लेते थे, रिक्वेस्ट करते थे। आज हम देखते हैं कि इस देश में बहुत सारा गुस्सा है लोगों के अंदर, जनता बहुत नाराज़ है। हम रहते जनता के बीच में, हम बात करते हैं लोगों से, हमारे चैनल के लोग बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि लोगों के अंदर इतनी नाराज़गी है, फिर भी हम देखते हैं कि अब उस तरह का स्टांस जो हम कहें कि जो आनंद दिघे जैसे नेता या बाला साहब जैसे नेता जो स्टैंड ले लेते थे कि हम ये नहीं होने देंगे, ये नहीं हो सकता, उस तरह की लीडरशिप आपको लगता है कि हमें तो महसूस होता है, और हम ही नहीं पूरी जनता को महसूस होता है कि उस तरह की लीडरशिप अब मिसिंग है। तो डू यू फील कि अब उस तरह की लीडरशिप आना, लाइक इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ पीपल देवर की, मतलब वंस इन अ सेंचुरी ही ऐसे लीडरशिप आती है? यस 100% आई एग्री। बाला साहब जैसा इंसान वापस होना नामुमकिन है। मतलब बहुत बड़ा काम है उनका, बहुत ही बड़ा काम है। और लोगों के मन में विश्वास पैदा करना कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ बाला साहब है, हमारे जिंदगी में कोई तनाव, कोई बिगाड़ आएगा नहीं क्योंकि हमारे साथ दिघे साहब है। ये जो विश्वास पैदा करना
ये वाली चीज़ है लोगों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में, पूरे स्टेट के मन में। ये बहुत बड़ा काम है सर, और ये हर एक नेता नहीं कर सकता। इसीलिए बाला साहब की, दिघे साहब की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। वैसे इंसान वापस नहीं हो सकते सर। एक अलग ही चमत्कार था अपने ही आप में। बाला साहब, दिघे साहब बहुत बड़ी हस्तियाँ थी, और बिल्कुल आज बाला साहब का होना बहुत ज़रूरी था, दिघे साहब का होना बहुत ज़रूरी था, जिन्होंने ऐसे स्टैंड लिए जिसका आपने एग्जाम्पल दिया। दैट वॉज अ सुपर्ब स्टैंड जो बाला साहब ने लिया, कि जिन आतंकवादियों की वजह से हमारे देश का नुकसान हुआ, हमारे स्टेट का नुकसान हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ, उनको आप सम्मान कैसे दे सकते? अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे नेता की बहुत ज़रूरत है सर, बिल्कुल। तिरुपति बालाजी मंदिर में रिपोर्ट आई, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर सेड कि प्रीवियस गवर्नमेंट में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में ऑयल की जगह पे फिश ऑयल, बीफ ऑयल एंड लार्ड, पिग फैट का इस्तेमाल किया जा रहा था। थ्रू आउट द गवर्नमेंट तिरुपति बालाजी मंदिर में जितना भी प्रसाद बना है सब इन्हीं फैट से बना है, ऑयल से नहीं बना या घी से नहीं बना। तो इसके ऊपर आज उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि देयर हैज़ टू बी एन इंक्वायरी, और इसके ऊपर एक नेशनल कमीशन बनना चाहिए, एंड ऑल टेम्पल्स कम अंडर द रडार ऑफ दैट कमीशन, ताकि इस तरह की चीज़ फ्यूचर में ना हो। अब आप मुझे बताएं कि तिरुपति बालाजी मंदिर एक सात्विक मंदिर, वहाँ पे जाने वाले दर्शनार्थी सात्विक दर्शनार्थी, उनको अगर आप बीफ फैट, पिग फैट और फिश ऑयल में बना हुआ प्रसाद दे रहे हैं, वो लड्डू बाय द वे 1000 किलो लड्डू वहाँ से राम मंदिर के उद्घाटन में भी गया था। सो आई मीन आप मुझे बताएं कि ये डू यू थिंक कि अब इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि कहीं कोई बोलता नहीं है, जनता नाराज होती है, जनता आवाज़ उठाती है, बट जिन लोगों को बोलना चाहिए वो तो नहीं बोलते। जैसे सेलिब्रिटीज़ नहीं बोलते, लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, कंडेम नहीं करते। आई मीन एंड इवन द पॉलिटिकल लीडरशिप आप देख लें तो डू यू थिंक कि अगर इफ आनंद दिघे होते या बाला साहब होते तो मतलब टुडे इंडिया में माहौल ही कुछ और होता। आज की डेट में 99% लोगों को पता भी नहीं है कि ये वहाँ का चीफ मिनिस्टर कल परसों से ये बयान दे रहा है। जी मुझे भी अभी पता चला आपने बताने के बाद। नहीं सर, बाला साहब अगर होते, दिघे साहब अगर होते, तो जो ये करने वाला है उसके मन में ये ख्याल भी नहीं आता था सर। वो डर से कांपता था, अगर मन में भी आता था कि ऐसा करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाला साहब, दिघे साहब, इनके संस्कार अलग थे। कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर, भगवान के ऊपर, परंपराओं के ऊपर, रीति रिवाजों के ऊपर बिल्कुल नहीं सर, उसके मन में भी नहीं आता था। अगर बाला साहब होते तो चांस ही नहीं। जो अच्छा नहीं हो, ये जो हुआ वो बिल्कुल गलत है सर। मतलब पिछले 10 साल से लगातार ये चीज़ चल रही है तिरुपति बालाजी मंदिर में, क्योंकि वो गवर्नमेंट 10 साल रही है। सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। तो कहीं ना कहीं तो हमको तो इस चीज़ को तो एडमिट करना पड़ेगा ना कि कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो उनको ये डू यू थिंक, मतलब क्योंकि हमने फिल्म नहीं देखी अभी, तो आपने चूंकि काम किया है, डू यू थिंक कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो लोगों को रियलाइज़ होगा एक्चुअली कि जो एक्चुअल जो हिंदुत्व लीडरशिप होती है, जो एक जो सिंहों की बात की जाती है, वो एक्चुअल में होते कैसे? डू यू थिंक कि पीपल विल रियलाइज कि यार Yes, people have realized from the first part, of course. the first part was limited to Maharashtra, Yeah. but pan India. Yes, see sir, क्या है जो सक्सेस पार्ट 1 को मिला और उसके बाद प्रोड्यूसर्स और मेकर्स को ऐसे लगा कि यार उसी वक्त हिंदी में करना चाहिए था, क्योंकि रीजनल फिल्म ऐसे ही बड़ी होगी ना। हर एक मराठी फिल्म में तो हिंदी में आके वर्ल्ड वाइड या पैन इंडिया रिलीज नहीं होती। छोटी फिल्में होती है जो रीजनल होती है वो, लेकिन उसको अगर बड़ा करना है, आज जिस मकाम पे मलयालम फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, तमिल फिल्म है, उस मकाम पे अगर पहुंचना है मराठी को, तो ये सब स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी ताकि फिल्म बड़ी हो, फैटर्निटी बड़ी हो, इंडस्ट्री बड़ी हो। तो उस वक्त ये दिमाग में आया नहीं मेकर्स के, लेकिन अब आया। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पार्ट 2 के टाइम तो आया। तो अभी पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या विचारधारा थी दिघे साहब की।
आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, तो मराठी की मैंने कुछ फिल्में देखी हैं जो कुछ दोस्त होते हैं कहते हैं यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, ज़रूर देखना। कोई रिकमेंडेशन आती है, मैंने कुछ फिल्में देखी। इतनी अच्छी स्क्रीन राइटिंग है, इतना अच्छा टेक्निकल स्टाफ है जी। मतलब मैं मानता हूँ कि जो मराठी फिल्मों का जो टेक्निकल स्टाफ है, इट इज़ एट पार विद द अदर तेलुगु और तमिल जो फिल्म इंडस्ट्री। सॉन्ग राइटिंग इतनी अच्छी है, और म्यूजिशियंस, अजय अतुल बीइंग माय फेवरेट, ठीक है। तो वो जिस तरह का कंपोजिशंस क्रिएट करते हैं, वो चाहे डिवोशनल हो या रोमांटिक हो या वो डांस ट्रैक्स हो, और उनके क्रिएट किए हुए डांस, मराठी फिल्मों के डांस ट्रैक्स बाद में हिंदी में लिखे जाते हैं और पूरे देश में, दुनिया में वायरल होते हैं जी। तो डू यू थिंक कि मतलब अगर थोड़ा इस चलन को और आगे बढ़ाया जाए कि ऑलमोस्ट हर फिल्म में कोशिश की जाए कि अगर वो हिंदी में भी अगर रिलीज की जा सके, तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि मराठी फिल्मों का स्कोप इतना बड़ा है। जैसे हम आज देखते हैं कि जो तेलुगु या तमिल फिल्में हैं वो ज़्यादा चलती हैं एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल हिंदी फिल्में हैं, तो ये सेम स्टेटस मराठी फिल्मों को भी मिल सकता है। और आर्टिस्ट तो हम इवन फिल्म इंडस्ट्री में, हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो जो कहते हैं ना कि जो चोटी के आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर से आते हैं या बाकी जगहों से आते हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो तो मराठी है। जी। और पुणे में एक, सॉरी मैं आपको थोड़ा लंबा टाइम ले रहा हूँ, नहीं, लेकिन पुणे में या महाराष्ट्र में जो अभी भी जो थिएटर का कल्चर है जी, वो इंडिया में बाकी जगहों पे तो खत्म हो चुका है जी। बिल्कुल। मैंने पुणे में देखा है, मुंबई में भी मैंने देखा है, और पुणे में ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे होता है जी। और मैंने कुछ उनके ड्रामे मैंने अटेंड भी किए हुए। रियली? हाँ, तो 2008, 9, 10 वो पूरा पीरियड था, आई वॉज देयर। ओके। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे, मैंने सचिन पिलगांवकर के और इनके बहुत सारे मैंने ड्रामे देखे हुए। तो मुझे ये चीज़ खुशी होती है। तो ये एक इंडियन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी एक ब्लेसिंग होगी। तो डू यू थिंक कि ये चीज़ लेट हो रही है और इसको होना चाहिए और लार्ज स्केल पे होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेट हो रहा है, लेकिन क्या है सर, आप बॉलीवुड या हॉलीवुड से रीजनल की कंपैरिजन अगर करें तो बजट से लेकर रिलीज तक मतलब 100 टाइम्स लेसर कंपेयर टू बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। या फिर तेलुगु तमिल फिल्म, जो जहाँ की फिल्में 300-400 करोड़ में फिल्में बनती है, अभी रीजनल फिल्म 5-6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ तक पहुंच गई है। तो धीरे धीरे पक्का होगा ये। लेकिन अगर भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से अगर ये धर्मवीर पार्ट 2 चली मराठी हिंदी में, तो वापस ये ट्रेंड ज़रूर आएगा मराठी इंडस्ट्री में कि हर फिल्म हिंदी में भी बनाए, या फिर और 4। मैं खुद की मेरी जो आगे वाली मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ वो मैं 4 लैंग्वेज में बना रहा हूँ। ओके जी। तो ज़रूर ये ट्रेंड आएगा। कन्नड़ा फिल्मों में भी हमने देखा कि कन्नड़ा फिल्में भी उतने लार्ज स्केल पे नहीं थी जी, लेकिन अब आ गई। लेकिन अब आ गई हैं। तो बिकॉज दे आल्सो स्टार्टेड रिलीजिंग देयर फिल्म्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। यस, इवन मलयालम गोट लाइफ जैसी फिल्म, हाँ, फिर बहुत बहुत बढ़िया फिल्में बना रहे हैं वो। और एक चीज हमने ये देखी है कि अच्छी स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट या तो मराठी से आ रही है या मलयालम से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसकी कॉपी तमिल, तेलुगु, हिंदी सब में बन रही है। यस, बिकॉज लिटरेचर है हमारे पास। ढेर सारा लिटरेचर है, इतने बड़े बड़े राइटर्स, ऑथर्स, नॉवेल्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, इतना ढेर सारा है महाराष्ट्र में। तो कंटेंट तो प्योर आएगा ही आएगा। कंक्लूडिंग दिस, मैं चाहता तो आपके साथ थोड़ी और लंबी डिस्कशन हो, बट टाइम कंस्ट्रेंड है। तो जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, हाउ डू यू सी मराठी फिल्म इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 5 years, 10 years की अगले 5 साल में मराठी फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या वो चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि दैट आर गोइंग टू चेंज एवरीथिंग? सर देखो, हमारा फिल्म मेकिंग का बजट तो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। मतलब जिस तरह की फिल्में पिछले 5 साल से आ रही हैं, राइट फ्रॉम सैराट जिसने 100 करोड़ किया क्रॉस, उसके बाद बहुत सारी अच्छी फिल्में आई। नेशनल अवार्ड में तो हर साल मराठी फिल्म रहती ही रहती है। आप तो विनर भी हैं। मैं तो विनर भी हूँ। और
चंद्रमुखी जैसी जो मेरी फिल्म है, जी। जो अजय अतुल म्यूजिकल, वैसी फिल्में आ रही है म्यूजिकल, जिसके ऊपर महाराष्ट्रीयन लोगों का बहुत सारा प्यार है म्यूजिक के ऊपर। तो वैसी फिल्में आ रही हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो डायरेक्टर्स मेरे दोस्त हैं, वो अलग अलग किस्म की फिल्में ला रहे हैं। कॉमेडी है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, बायोपिक्स है। नीलू फुले साहब अगर आप जानते होंगे, बहुत बड़े लीजेंडरी एक्टर थे मराठी के। उनके ऊपर मैं ही बायोपिक बना रहा हूँ। तो बहुत बड़ी और अच्छी अलग अलग तरह की फिल्में मराठी में आ रही है और अच्छे बजट के साथ आ रही है। और अभी मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का भी पर्सपेक्टिव वाइड हो रहा है कि चलो ये मराठी हिंदी में बनाते हैं, या फिर ये मराठी हिंदी तमिल गुजराती 4 लैंग्वेज में बनाते हैं, पैन इंडिया रिलीज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करते हैं। तो धीरे धीरे अगले 5 साल में हम लोग डेफिनेटली सर, जैसे आज मलयालम और कन्नड़ का स्टेटस है, वहाँ डेफिनेटली पहुँचेंगे सर। एक लास्ट में इतना ही कहूँगा कि इंडिया में एक चीज़ तो प्रूफ हुई है कि नो मैटर कि यार आप फिल्म कहाँ की है, हीरो कौन है, कौन सी भाषा से, कौन सी कल्चर से आता है। एक चीज़ इंडिया में हमने देखी है कि वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, या बंगाली फिल्में हो, या असमीज़ फिल्म हो, अगर फिल्म अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, तो लोग देखते हैं। यूट्यूब पे जो ये साउथ की वो फिल्में जो कि हिंदी में डब करके डाली गई हैं, जिन पे 700 मिलियन 800 मिलियन व्यूज हैं, वो किसने दिए हैं? वो हर भाषा के लोगों ने दिए। बिल्कुल। उसमें हिंदी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, हर भाषा बोलने वाले लोग हैं। सो आई होप कि जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो करे, और आपकी ये जो फिल्म है, ये मतलब धर्मवीर 2 की सक्सेस जो है वो धर्मवीर 1 की कम से कम ऑलमोस्ट डबल हो। दिस इज व्हाट आई विश। और अब हिंदी में आ रही है, तो हमारे जो हिंदी देखने वाले दर्शक हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद ज़रूर देखें ये फिल्म। और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, अगर आप माता पिता हैं तो अपनी बच्चों को ज़रूर भेजें देखने के लिए, उनको लेके जाएं, देखें फिल्म। और कमिंग जनरेशन्स को इस तरह की फिल्में दिखाएं। जो कचरा वो कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में बाहर, वो तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। उनको रोल मॉडल सही दीजिए, उनको लीडर्स सही बताइए कि उनके लीडर्स कौन हैं, उन लोगों के क्या सेक्रीफाइसेस हैं। वो लोग आनंद दीघे साहब एक कमरे के घर में रहते थे। जी बिल्कुल। और पत्रे के सर, ओनली वन लीडर लाइक दिस जिसका बैंक अकाउंट ही नहीं था, क्योंकि पैसों से लेना देना ही था नहीं जिंदगी भर। बस लोगों के दुख दर्द दूर करना, लोगों की मदद करना, लोगों के काम करना। उनके पास आया हुआ आदमी कभी खाली हाथ गया नहीं सर। इतना मतलब 10 बाय 10 का पत्रे का घर था सर, उसमें रहते। और वो आदमी था जो चाहता तो बंगले में रह सकता था। बिल्कुल लोग देते बनवा के। बिल्कुल मतलब किसी बिजनेसमैन से लेने की जरूरत नहीं थी, लोग बनवा के दे देते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन किया नहीं कभी ऐसा। सो उनको आप सही लीडर्स दीजिए, उनको बताइए कि हमारे यहाँ इस तरह की भी लीडरशिप हुई है, और लीडरशिप होनी भी ऐसी ही चाहिए। आप सर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। और प्रसाद ओक जी को आप सोशल मीडिया पे, सर आपके जो हैंडल्स हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। हमारी जो हिंदी ऑडियंस है, आप जाएं और उनके ये फिल्म भी देखें, और उनके आने वाले फ्यूचर प्रोडक्ट्स को भी लेकर के आप अपडेटेड रहें। और लेट अस मेक मराठी फिल्म इंडस्ट्री ग्रेट। थैंक यू। एंड इट्स एफर्ट दैट एवरीबडी शुड बी डूइंग। थैंक यू सो मच।